चार लोग आते हैं जो व्यापारी हैं, किसी राज्य से आते हैं और ये लोग अपने पास 2 लाख रुपया लेकर किसी शहर के किसी प्रतिष्ठित होटल में 4 कमरा बुक कराते हैं और अपने साथ 2 लाख रुपया लेकर आते हैं 11 विधायकों को खरीदने के लिए। लेकिन पुलिस इतना तत्पर थी कि उनको पकड़ लेती है और 3 लोगों को जेल भेज देती है। 4 लोग भागने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है कि कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से झारखंड के रांची में जिस प्रकार से पॉलिटिकल ड्रामा या पॉलिटिकल जो घटना घटी है, ये किसी मूवी के थ्रिलर सस्पेंस से कम नहीं है। जिस प्रकार से दोस्तों हम सब जानते हैं कि कल परसों 2-3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जिन पर ये आरोप लगाया गया है कि ये लोग विधायक खरीदने आए थे। इनके पास से 2 लाख रुपया प्राप्त किया गया है और कई सूटकेस प्राप्त किया गया है। 4 लोग होटल से भागने में सफल रहे हैं और इसको लेकर के पूरे मीडिया टीवी चैनलों में चर्चा का विषय रहा, छाया रहा पूरा यही। दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव। मैं हूं सूरज शाहदेव। नमस्कार दोस्तों आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो कि दोस्तों जिस प्रकार से अभिषेक दुबे जी की बातें बयान सामने आया है आज के न्यूज़पेपरों में, या पुलिस का बयान आया है, या अमित सिंह जी का बयान आया है, या विधायकों का भी जो बयान आया है, अगर इन सारे विधायकों के बयान को, अभिषेक दुबे या जो पकड़े गए इनके बयानों को, पुलिस के बयानों को, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बयानों को अगर हम एक जगह जमा करके उसको स्टडी करें और कुछ प्रश्न मन में खड़ा करें तो हमें बहुत सारे प्रश्न ये खड़ा होते हैं और इन प्रश्नों का जवाब देना अत्यंत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब तक इन प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से ये जो घटनाएं घटी है रांची में, इन प्रश्नों का जवाब अगर ये उत्तर नहीं दिया गया तो ये पॉलिटिकल ड्रामा सस्पेंस के सिवा और कुछ नहीं होगा। दोस्तों आज हम यही बात करने के आए दोस्तों कि जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है और जो नेताओं का बयान आया है, इसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े कर रहे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न क्या हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक निवारण महतो बोकारो में फल विक्रेता हैं, अमित सिंह दिहाड़ी मजदूर कहा जा रहा है उनको, अभिषेक दुबे जी रांची में एक छोटे मोटे ठेकेदारी करते हैं और इन लोगों को ही होटल लिलैक्स से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो लोग विधायक खरीदने के लिए महाराष्ट्र से चलकर यहाँ आए थे, जो कहा जाता है कि भाजपा के वो नेताओं के कोई ना कोई रिश्तेदार थे, वे लोग होटल से भागने में सफल रहे। ये 3 पकड़े जाते हैं और वो 4 भाग जाते हैं। रांची पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए कि जो मेन कल्प्रिट था वो भाग निकले। जो गरीब फल विक्रेता दिहाड़ी मजदूर है, ठेकेदारी करने वाले, छोटे मोटे ठेकेदारी करने वाले लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। ये हास्यास्पद नहीं तो और क्या है दोस्तों। तो जैसे अगर हम बात करने की कोशिश करेंगे तो जो लोग विधायक खरीदने के लिए आए थे यहाँ पर, वो किसको खरीदने आए थे? जिन विधायकों को खरीदने हुए आए थे या जिन विधायकों से उन लोगों ने बात किया था, क्या उन विधायकों ने थाना में जाकर किसी प्रकार का शिकायत या एफआईआर दर्ज कराया है? पहला सवाल है दोस्तों कि अगर कोई जिसको खरीदने आए थे उन्होंने एफआईआर ही दर्ज नहीं कराया है तो हम कैसे जान जाए कि उसको हम खरीदने आए थे या किसी और को खरीदने आए थे? कैसे पता चला कि विधायकों को खरीदने आए थे? ये पहला प्रश्न दोस्तों, क्योंकि जिसको खरीदने आए थे इसका कोई नाम नहीं बता रहा था किन लोगों को खरीदने आया गया था। दूसरा दोस्तों कि जिस प्रकार से पीसी एक्ट लागू किया गया है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो भी लागू किया गया है, और जब पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट तभी लागू किया जाता है दोस्तों जब यहाँ पर कोई विधायक शिकायत करता है कि हाँ मुझे खरीदने आया था, मुझे प्रलोभन देने के लिए पैसा लेकर के आया था लोग सरकार गिराने के साजिश में। लेकिन ऐसा किसी ने कोई शिकायत नहीं किया है। हाँ, एक विधायक बेरमो के विधायक अनूप सिंह जी या जयमंगल सिंह जी, उन्होंने एक आशंका व्यक्त की थी कि विधायकों को यहाँ पर खरीदने के लिए कुछ लोग रांची आए हैं।
वो उस विधायक को यानी कि अनूप सिंह जी को कोई खरीदने नहीं आया था दोस्तों। अतः पीआर जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, पीआर एक्ट, ये लागू नहीं किया जाना था ये दोस्तों। दूसरी बात, जो पीसी एक्ट लागू किया गया है दोस्तों, इस पर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हम सब जानते हैं बड़कागांव के मामले में जो केस हुआ था, उस मामले में पीसी एक्ट जब लागू होता है तो इसके आयोजक होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, वो एसपी लेवल के कोई अधिकारी होता है, यानी कि डीएसपी चाहे एएसपी होता है। इसमें एक प्रशिक्षु दारोगा जो कमलेश राय जी को लगा दिया गया। इसमें भी पुलिस से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। चौथी सवाल है दोस्तों कि जब पुलिस ने इन लोगों को पकड़ा तो पुलिस प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? पुलिस के एसपी को या स्पेशल ब्रांच के डीजीपी एडीजी को सामने आकर के बयान देना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था। इस पर ये पुलिस अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी आगे आते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी कि पुलिस का रिपोर्ट पुलिस के अधिकारी तक नहीं पहुंच के सबसे पहले उसका रिपोर्ट क्या सुप्रियो भट्टाचार्य तक पहुंच गया? ये भी एक प्रश्न खड़ा करता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों बात आती है दोस्तों, जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान लिखा है और जो आरोप लगाया है कि उन लोगों के पास मोबाइल और 2 लाख रुपये जब्त की गई है। पुलिस ने उन 4 सूटकेसों का वर्णन क्यों नहीं किया गया है? पुलिस ने क्यों नहीं कहा है कि उस 4 सूटकेस में क्या था? क्या करोड़ों रुपया थे उसमें, या क्या था उस सूटकेसों में? पुलिस ने उसका वर्णन तक नहीं किया है। ना ही अभिषेक दुबे वगैरह ने उस वर्णन उसको किया है। उसको उन लोगों ने कोई वर्णन नहीं करता है, जिसे पुलिस पे पर संदेह होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों कि जिस लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बोकारो के एक दैनिक जागरण में न्यूज छपा था कि उन लोगों को 22 तारीख के रात के 1 बजे गिरफ्तार किया जाता है और 1 बजे रात को गिरफ्तार करके 23 तारीख को उनको रांची लाया जाता है। एक चर्चा है, शहर में चर्चा है कि कोतवाली थाना लाने से पहले उनको जगुआर के कैंप में रखा गया था, उसके बाद उनको कोतवाली थाना लाया गया। जब उनकी गिरफ्तारी बोकारो में हुई है तो पुलिस उनको लिलैक होटल से गिरफ्तारी क्यों दिखा रही है? यानी पुलिस की मंशा क्या है? क्या पुलिस किसी को फंसाना चाह रही है? क्या पुलिस भाजपा को या अन्य दलों को बदनाम करना चाह रही है? क्या पुलिस जो जिन 11 विधायकों को खरीदने की बात हो रही है, इन विधायकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा कोई? यानी कि इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है? इसका भी इस सवालों से जन्म होता है दोस्तों कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र की बू आ रही है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि जयकुमार से जब एमएलए का परिचय हो गया, जयकुमार जी को कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र से आए थे, जब उनका परिचय एमएलए सबसे करा दिया गया था, उन लोगों ने एमएलए सबका फ़ोन नंबर ले लिया था, तो फिर उनके साथ अभिषेक दुबे जो छोटा मोटा ठेकेदारी करता है, जो फल बेचता है कि निवारण महतो जी, फिर अमित सिंह जी जो ठेकेदार मजदूरी करता है, इन लोगों को अपने साथ फ्लाइट में दिल्ली ले जाने की क्या ज़रूरत थी? दोस्तों फिर सवाल उठता, अगर इनको दिल्ली ले जाया गया तो इन लोगों को कहा जा रहा है कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिले, इन लोगों को फिर अपने साथ हर जगह घुमाने की क्या ज़रूरत थी? क्या निवारण महतो बहुत बड़े शख्स हैं झारखंड के? क्या बहुत बड़े कारोबारी हैं? क्या विधायकों के साथ संपर्क के बहुत बड़े लाइजनर हैं? क्या अमित सिंह बहुत बड़े लाइजनर है? क्या अभिषेक दुबे बहुत बड़े लाइजनर हैं, या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या सभी विधायकों को वो फंड देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिसके कारण की परिचय उन सबसे है? सवाल यहां भी इनके ऊपर खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर इन तीनों लोगों को यहां से फ्लाइट करके दिल्ली ले जाया जाता है और गाड़ी में जहां जहां विधायक जाते हैं, जिन जिन नेताओं से मिलते हैं, उन सारे नेताओं के पास भी इनको ले जाया जाता है। आखिर क्यों? ये प्रश्न खड़ा करता है दोस्तों इस पे है। दूसरी बात है दोस्तों, जिस पत्रकार का नाम आ रहा है, किसी एक पत्रकार का नाम आ रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस पत्रकार का जब नाम आ रहा है तो वो पत्रकार दिल्ली क्यों नहीं गया? उस पत्रकार को भी दिल्ली जाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं निवारण महतो, अमित सिंह और अभिषेक दुबे से ज़्यादा प्रभावशाली वो पत्रकार होता, लेकिन उसको दिल्ली नहीं ले जाया गया। अगर वो होटल में मौजूद था तो होटल से वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों, अगर महतो जी गिरफ्तार होते हैं, अमित सिंह जी गिरफ्तार होते हैं, अभिषेक दुबे जी गिरफ्तार होते हैं,
तो अगर इन पर आरोप है कि ये विधायक खरीदने आए थे, तो जिन विधायकों के इनके साथ दिल्ली जाने की बात आ रही है, इरफान अंसारी जी, उमाशंकर अकेला जी, अमित यादव जी, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया अभी तक, इनको अभियुक्त क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? यह भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, कांग्रेस के एक विधायक है कोलेबिरा सिमडेगा से, उन्होंने आरोप लगाया है कि जनवरी महीना में अमित सिंह उन्हें भी खरीदने की कोशिश की थी। उनको भी कहा था मुंह मांगा पैसा मिलेगा, मंत्री पद मिलेगा अगर आप साथ दे तो। उन्होंने कहा कि उनको भगा दिया गया था। उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब आपको किसी ने खरीदने की कोशिश की थी, लालच दिया था, आपने जनवरी में ही पुलिस में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? जयमंगल सिंह कल 23 तारीख को एफआईआर दर्ज क्यों कराते हैं जबकि उनको किसी ने ऑफर नहीं दिया? बिनसल कोंगाड़ी क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराए? दूसरी बात, जब बिनसल कोंगाड़ी जी ने हेमंत सोरेन जी को, अपने पार्टी के अध्यक्ष को, अपने पार्टी के सीएलपी नेता आलमगीर आलम जी को इन सारी बातों का जब उन्होंने सूचना दी, तो इन लोगों ने भी इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इन लोगों ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया? ये बहुत सारे प्रश्नों का एफआईआर पे जन्म होता है दोस्तों। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि बिनसल कोंगाड़ी को भी यहाँ पर अभियुक्त बनाया जाना चाहिए कि उन्होंने सरकार से बात छुपाई है, उन्होंने पुलिस से बात छुपाई है दोस्तों। तीसरी बात है दोस्तों कि जिस प्रकार से अभिषेक दुबे ने कहा है कि वे विधायकों को नहीं पहचानते हैं, सबसे पहला सवाल तो अभिषेक दुबे से ये पूछना चाहिए, तुम अमित सिंह को कैसे जानते हो? तुम कमलेश महतो को कैसे महतो जी को कैसे जानते हो? तुम अगर तुम अमित सिंह को जानते हो, महतो जी को जानते हो, विधायकों को नहीं जानते हो, तुम रांची में रह के ठेकेदारी करते हो। और कोई भी व्यक्ति जो ठेकेदारी करता है अपने विधायक, सांसद, मंत्री को अच्छी तरीके से पहचानता है। कहीं ना कहीं इनका काम उन लोगों के साथ होता रहता है दोस्तों। बड़े ताज्जुब की बात है कि अभिषेक दुबे ने जो बयान दिया है, विधायकों को नहीं पहचानने का बयान दिया है। वो कहते हैं कि हम विधायक जो गए थे उनको नहीं पहचानते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार का उसका बयान है दोस्तों कि जयमंगल को वो पहचानते हैं, महाराष्ट्र के आदमी को, जो 4 आदमी आए थे उनको अभिषेक दुबे जी बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं। उनका नंबर उनके साथ मिल गया, उनका पता वो जान गए, वो ये भी जान गए पूरा पता, पिताजी का नाम, कहाँ रहते हैं, पूरा पता जान गए हैं सिर्फ एक बार की मुलाकात में। लेकिन वो विधायकों को नहीं पहचान पाया। वे ये भी जान गए कि जयमंगल जी एनएसजी के कमांडो है, उसे रिटायर्ड हुए हैं। उनका एक इंस्टीट्यूट चलता है जिस पर 300 छात्र पढ़ते हैं। इतना तक अभिषेक दुबे को पता है। लेकिन अभिषेक दुबे को ये नहीं पता है कि जिन विधायकों के साथ वो हवाई जहाज में बैठ करके दिल्ली जा रहे हैं, जिनके साथ वो 2 दिन तक वहां रहते हैं, जिनके साथ वो लगातार यहां वहां घूम रहे हैं, उनको वो नहीं पहचान पाए। जिनके साथ वो वापस आते हैं रांची, उनको वो नहीं पहचान पाए। लेकिन महाराष्ट्र के 4 लोगों का जो नाम दिया गया है, उन 4 लोगों का, वहां के जो विधायक है, उन विधायकों को वो पहचान गए। लेकिन अपने राज्य के, अपने जिला के विधायक को वो नहीं पहचान हुए। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है दोस्तों कि अभिषेक दुबे जी का जो बयान है, इस पर अगर ये कोर्ट जाएगा दोस्तों, इस कोर्ट में 1 मिनट भी ये नहीं टिकेगा दोस्तों ये मामला। दूसरी बात है दोस्तों कि वहाँ पर जो बयान आया है, कुछ मीडिया में जो छपे न्यूज़ को अगर विश्वास करें तो वे बयान आया था कि जब पुलिस होटल में पहुंची तो जो जयकुमार जी थे उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई थी होटल में। जब उनसे पूछा गया तो कोई और नाम बता करके, चूंकि पुलिस उसे नहीं पहचानती थी, उसका फायदा उठा करके वो चले गए। अभिषेक दुबे ने अपने बयान पर लिखा है कि पुलिस के आने से 15-20 मिनट पहले ही वो वहाँ से होटल खाली कर दिया था। क्या सच है दोस्तों? जांच होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और एक सवाल और आता है कि जिस विधायक का नाम लिया जा रहा है, निर्दलीय विधायक जो इन लोगों के लिए टिकट कटाया था और इन लोगों को दिल्ली अपने साथ ले गए थे, उनका अब ये कहना है कि मुझे बदनाम किया जा रहा है।
अगर मुझे बदनाम किया गया तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सबका राज खोल दूंगा, सच्चाई बता दूंगा कि किस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी वाले उनको क्या क्या ऑफर दे रहे थे। हम सब जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के समय में किस प्रकार से यहां खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही थी। अगर इसमें सीबीआई या एसआईटी की जांच हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इसलिए हेमंत सरकार एसआईटी को भी नहीं पसंद कर रही है और सीबीआई जांच को भी वो पसंद नहीं कर रही है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, और जो बयान आया है, आपके इरफान अंसारी जी ने बयान दिया है कि उनको बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन राम है तो वो हनुमान है, वो कांग्रेस के विश्वसनीय कार्यकर्ता है, नेता है, वो पार्टी को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। उमाशंकर अकेला का भी वही बयान है दोस्तों। सबका बयान जो है दोस्तों, अगर देखने के बाद जो पता चल रहा है कि इन लोगों के साथ मुझे लगता है किसी न किसी ने षड्यंत्र रचा है या बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर हम कांग्रेस के सीएलपी नेता आलमगीर आलम जी की बयान को अगर हम देखें दोस्तों, तो आलमगीर आलम जी कहते हैं कि जो गिरफ्तारी हुआ या सरकार गिराने की जो बात है, इसको वे लोग इजी वे में लेते हैं। क्या सरकार गिराने की बात इजी वे में हो सकता है? उन्होंने कहा कि सरकार गिराने के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसको वे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। सरकार मजबूत है, सरकार को कोई नहीं गिरा सकता है, कांग्रेस के विधायकों को कोई नहीं खरीद सकता है। तो आखिर प्रश्न फिर अंत में यह उठता है दोस्तों कि भाजपा के जो लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है, महाराष्ट्र के जो विधायकों पर आरोप लगाया जा रहा है, तो आखिर अगर कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं थे, अगर कोई इसको नहीं खरीद सकता है, तो ये व्यापारी किसे खरीदने आए थे? प्रश्न का जवाब मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। इस तरह से समाचार पत्रों को पढ़ करके एक प्रकार के राज्य की जनता भ्रम की स्थिति में है दोस्तों। मुझे लगा कि इसमें जो एक प्रश्न खड़ा होता है और जब कोर्ट में ये लोग जाएंगे, इस पर हजार तरह के इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन 11 विधायकों को पर एक प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग ज्यादा उछल कूद करोगे तो इस मामले में अब जेल जाओगे। अगर आप लोग ज्यादा उछल कूद करोगे तो इस मामले में आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और अगर इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो फिर सरकार मजबूत हो जाएगी, ये नहीं गिरेगी। क्योंकि भाजपा के पास अभी उतना विधायक नहीं है कि सरकार को गिरा सकती है। अगर ये लोग 11 विधायक निलंबित भी हो जाएंगे तो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक, भाजपा के 7 और आरजेडी के 1 विधायक मिलकर 38 विधायक इनके पास होते हैं, जबकि भाजपा के पास आजसू को लेकर के मात्र 28 विधायक ही होंगे। अगर निर्दलीय 1-2 आ जाएंगे तो वो 30 विधायक ही होंगे, 7 विधायक फिर भी कम पड़ जाएंगे दोस्तों। क्या षड्यंत्र रचने वाले को यह मालूम है कि ऐसा स्थिति होगा तो ये लोग डर के सरकार नहीं गिराएंगे? ऐसा स्थिति होगा तो अगर हम इनको अरेस्ट करवा के जेल भेज देंगे, ये वोटिंग में भाग नहीं ले पाएंगे, इनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सरकार के सदन के स्पीकर अभी हेमंत सोरेन जी के झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, जो चाहेंगे वो फैसला कर देंगे वो। इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों। अतः जो दिखता है वो एक्चुअल नहीं है दोस्तों। हम सब जानते हैं दोस्तों, एक बार झारखंड में जो घटना घटी थी इंतजार अली की, इंतजार अली को लगभग आतंकवादी घोषित कर ही दिया गया था दोस्तों। उसके पास से आईडी बम ट्रेन के नीचे से, उसके जहां बैठा था सीट के नीचे से आईडी बम या कुछ प्राप्त करते हुए दिखा दिया गया था दोस्तों। उसको आनंद फानन में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था दोस्तों। कोई भी राजनीतिक दल का नेता, मुझे याद है तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान था, उन्होंने कहा था कि ये कानूनी मामला है और कानून अपना काम करेगा, इस पर उन्हें कुछ नहीं कहना है। जबकि कांग्रेस को कहा जाता है कि मुसलमानों का सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता इससे सामने नहीं आए थे, क्योंकि अभी जो मुसलमान जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ बंधे हुए हैं। इन लोगों ने उस वक्त मुंह खोलने की कोशिश नहीं की थी दोस्तों। एकमात्र नेता ऐसे थे झारखंड विकास मोर्चा के बाबूलाल मरांडी जी थे, जो अपने राजनीतिक जीवन को दांव में लगा दिए थे। अगर इंतजार अली आतंकवादी हो जाता, मान लीजिए कि अगर वो सचमुच में आतंकवादियों के साथ मिलकर के ऐसा कोई षड्यंत्र रचा होता और वो फंस जाता, जेल चला जाता, तो बाबूलाल मरांडी जी की राजनीति समाप्त हो जाती दोस्तों।
लेकिन धन्य इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति की एक विजन, एक सोच है। किसी व्यक्ति से बात करने के बाद सच और झूठ को जानने की, परखने की इसके पास एक अलग प्रकार की विलक्षण क्षमता है दोस्तों। इन्होंने उससे के परिवार वालों से बात करने के बाद ये समझ गए थे कि यह व्यक्ति निर्दोष है। वो अपने राजनीतिक जीवन को दांव में लगा करके सामने आए और आंदोलन की धमकी दी। तत्कालीन रघुवर सरकार की भी धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों कि उन्होंने भी एक विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी की बातों पर भरोसा किया। उन्होंने इंतजार अली के साथ अन्याय होने नहीं दिया। बाबूलाल मरांडी जी ने जो जांच की मांग की, रघुवर सरकार जी ने तुरंत जांच का आदेश दिया और जांच होने के बाद दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि इंतजार अली बाइज्जत वहां से बरी हो गया दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों यहां पर भी इन गरीबों को फंसाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जब तक इस पर एसआईटी की जांच नहीं हो जाती है, जब तक इस मामले को सीबीआई जांच नहीं हो जाती है, ये साफ नहीं होगा दोस्तों कि इस पर दोषी कौन है, षड्यंत्र कौन रच रहा है। क्या सत्ताधारी दल के ही कोई सत्ता में शामिल कुछ दल ही इस पर षड्यंत्र में शामिल है, या क्या कांग्रेस ही इसमें शामिल है, या आरजेडी शामिल है, या कोई और सोर्स है। हालांकि आलमगीर आलम जी ने भी कहा है कि कोई सोर्स है जो कांग्रेस के विधायकों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो भाजपा तो नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भाजपा तो खरीदने आई है। तो बच जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी। तो क्या आलमगीर आलम का अंगुली झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की तरफ है? ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि हेमंत सोरेन जी इस पर क्या फैसला लेते हैं। जांच के लिए क्या वो एसआईटी की जांच गठित करते हैं किसी सिटिंग जज के अध्यक्षता में, या फिर सीबीआई मांग को लेकर के भाजपा आगे जाएगी? देखना दिलचस्प होगा। मेरी नज़र इस पर बनी रहेगी दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट होगा तो मैं इसको लेकर के आप लोगों के पास जरूर आऊँगा। और जाने से पहले दोस्तों निवेदन होगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा है कि जो प्रश्न मैंने खड़ा किया है जानने लायक है, इसका उत्तर पाने लायक है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो इसकी सूचना आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।